फिल्म की शुरुआत भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चली आ रही तनावपूर्ण स्थिति से होती है, जिसमें आतंकवाद, कश्मीर विवाद और सीमाओं पर लगातार हो रहे संघर्षों ने वातावरण को अस्थिर बना रखा है। भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जिनमें पाकिस्तान से प्रशिक्षित और समर्थित आतंकवादी घुसपैठ कर भारत के नागरिकों और सैन्य बलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में कहानी की शुरुआत होती है एक विशेष सैन्य ऑपरेशन से, जिसमें मेजर विहान शेरगिल नामक भारतीय सेना के बहादुर अफसर को एक कठिन मिशन की जिम्मेदारी दी जाती है। विहान एक अत्यंत अनुशासित, देशभक्त और रणनीतिक रूप से दक्ष अफसर हैं, जिन्होंने कई बार सीमा पार खतरनाक ऑपरेशनों का नेतृत्व किया है। वह अपने परिवार, विशेष रूप से अपनी मां से बेहद जुड़े हुए हैं, जो गंभीर रूप से बीमार हैं। विहान की बहन नीलू भी सेना में काम करती है। और वह चाहती है कि विहान अब सेना छोड़कर दिल्ली में रहकर मां की सेवा करें। लेकिन देश के लिए समर्पण और वीरता का जुनून उनके भीतर इस कदर है कि वह अपने निजी जीवन की कीमत पर भी देश के लिए हर खतरा उठाने को तत्पर रहते हैं। इस बीच उत्तर पूर्व भारत में एक ऑपरेशन के दौरान भारतीय सेना के जवानों को एक घात लगाकर मारा जाता है और विहान के नेतृत्व में उस ऑपरेशन की सफलता के बाद उन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जाता है। इसी दौरान उन्हें आंतरिक रूप से एक ऐसे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वे सक्रिय सेवा से दूर रहकर प्रशिक्षण और रणनीतिक योजनाओं पर काम करते हैं। उन्हें दिल्ली में रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विश्लेषण विभाग में नियुक्त किया जाता है, जहां वे अपनी बहन और मां के पास रह सकते हैं। लेकिन उनका मन अब भी सीमाओं पर लड़ते जवानों और उनके बलिदान की ओर खिंचा चला जाता है। इस भाग में भारत की सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया एजेंसियों की चुनौतियां और राजनीतिक परिदृश्य को भी विस्तार से दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और थल सेना प्रमुख के बीच उच्च स्तरीय बैठकों में बार बार इस बात पर चर्चा होती है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को कैसे रोका जाए। इसी दौरान उरी में भारतीय सेना के मुख्यालय पर एक भयानक आतंकी हमला होता है, जिसमें 19 भारतीय जवान शहीद हो जाते हैं। यह हमला रात के अंधेरे में किया गया होता है और हमलावरों ने अत्यंत रणनीतिक और कायरतापूर्ण ढंग से इस घटना को अंजाम दिया होता है। यह घटना पूरे देश को झकझोर देती है। चारों ओर आक्रोश, दुख और प्रतिशोध की भावना उभर आती है। देश की जनता, मीडिया और राजनीतिक नेतृत्व सभी यह मांग करते हैं कि अब केवल निंदा नहीं बल्कि ठोस जवाब दिया जाना चाहिए। यहीं से कहानी एक निर्णायक मोड़ लेती है। प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेना मिलकर एक विशेष योजना पर विचार करने लगते हैं। एक ऐसी सैन्य कार्यवाही जो अब तक की परंपरागत सीमाओं को पार कर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जाकर आतंकियों को उनके अड्डों में ही समाप्त कर दे। यह ऑपरेशन होगा सर्जिकल स्ट्राइक, और इसके लिए उन्हें चाहिए होता है एक ऐसा नेता जो साहसी, बुद्धिमान, रणनीतिक दृष्टि से सक्षम हो और अपने सैनिकों का सम्मान करता हो। और यह जिम्मेदारी दी जाती है मेजर विहान शेरगिल को। उरी हमले के बाद पूरे देश में गुस्से और शोक की लहर दौड़ गई थी। संसद से लेकर गांव की गलियों तक हर कोई पूछ रहा था, अब क्या होगा? क्या हम सिर्फ निंदा कर शांत हो जाएंगे या इस बार कुछ असाधारण किया जाएगा? यही वह क्षण था जब भारतीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है प्रतिशोध का, न्याय का और साहसिक कार्यवाही का। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के मार्गदर्शन में गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। वायुसेना, नौसेना और आरओ जैसे खुफिया संगठनों को शामिल कर एक ऐसा खाका तैयार किया गया जो पहले कभी भारत की सैन्य नीति में नहीं हुआ था। लक्ष्य स्पष्ट था, पीओके में घुसकर आतंकवादी शिविरों को समाप्त करना और यह सिद्ध करना कि भारत अब मूक दर्शक नहीं रहेगा। इस मिशन का नेतृत्व सौंपा गया मेजर विहान शेरगिल को। वे दिल्ली में अपनी मां के साथ रह रहे थे, जो अल्जाइमर से पीड़ित थी, और उनकी देखभाल उनकी बहन नीलू कर रही थी। यह निर्णय उनके लिए एक बार फिर निजी और राष्ट्रीय कर्तव्य के बीच संघर्ष लेकर आया, लेकिन देश के लिए उनका समर्पण हर बार की तरह इस बार भी विजयी हुआ। विहान ने इस ऑपरेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए इसकी तैयारी शुरू की। उन्होंने सबसे पहले उन सैनिकों की एक टीम चुनी जो न केवल शारीरिक रूप से सक्षम हों बल्कि मानसिक रूप से भी इस अभूतपूर्व मिशन के लिए तैयार हों।
टीम में स्पेशल फोर्सेस के अनुभवी अफसरों को रखा गया। कैप्टन करण कश्यप, कैप्टन हर्ष, कैप्टन मनीष और लेफ्टिनेंट विवेक जैसे अफसरों ने इस टीम की रीढ़ बनाई। तैयारियों का दौर शुरू हुआ। सबसे पहले दुश्मन की लोकेशन, गतिविधियां और उनके ठिकानों की पहचान की गई। इसके लिए रॉ, एनटीआरओ और इंटेलिजेंस ब्यूरो की मदद ली गई। सैटेलाइट इमेजिंग, ड्रोन निगरानी और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि लक्ष्य क्या है, कितनी संख्या में हैं और किस प्रकार की सुरक्षा है। साथ ही ऑपरेशन के लिए तकनीकी उपकरणों की व्यवस्था की गई। नाइट विजन गॉगल्स, अत्याधुनिक हथियार, साइलेंसर युक्त राइफल्स और जीपीएस आधारित नेविगेशन सिस्टम। पूरे मिशन को 100% गुप्त रखा गया ताकि किसी भी प्रकार की जानकारी लीक न हो। मेजर विहान ने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक सैनिक से बात की, उनके भय, उत्साह और देशभक्ति के भाव को जाना। उन्होंने सभी को यह याद दिलाया कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं, बल्कि इतिहास रचने का अवसर है। इस ऑपरेशन के सफल होने पर न केवल शहीद हुए जवानों को न्याय मिलेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश भी जाएगा कि भारत अब सहने वाला नहीं, जवाब देने वाला राष्ट्र है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री लगातार सुरक्षा अधिकारियों से अपडेट लेते रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, हम केवल जवाब नहीं देंगे, हम संदेश देंगे, ऐसा संदेश जो सीमा पार जाकर समझाया जाएगा। यही शब्द हर सैनिक के कानों में गूंज रहे थे। अब ऑपरेशन के लिए 2 स्थान चुने गए। उरी के ठीक पार स्थित पीओके के 2 इलाके, जहां सटीक जानकारी के अनुसार आतंकियों के बड़े शिविर मौजूद थे। इन शिविरों में न केवल आतंकवादी रहते थे, बल्कि वहां हथियारों का भंडारण, ट्रेनिंग और योजना निर्माण भी होता था। ऑपरेशन की तिथि तय हुई, लेकिन यह भी रहस्य में रखा गया। सैनिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। रात्रिकालीन युद्ध, पर्वतीय इलाके में घुसपैठ, विस्फोटकों का उपयोग और 0 से कम तापमान में युद्ध संचालन। एक विशेष तकनीकी ऑपरेशन भी तैयार किया गया, जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ ईशा तलवार और साइबर एनालिस्टों की टीम ने पाकिस्तान की संचार प्रणाली को हैक करने और गुप्त संदेशों को डिकोड करने की जिम्मेदारी संभाली। इस मिशन में न केवल बंदूकें बोलने वाली थीं, बल्कि टेक्नोलॉजी का भी युद्ध था। अंततः मनोवैज्ञानिक तैयारी पूरी हुई। हर सैनिक को स्पष्ट कर दिया गया कि यह मिशन करो या मरो जैसा है, वापसी की गारंटी कोई नहीं देगा, लेकिन सफलता की उम्मीद 100% रखनी है। मेजर विहान ने अपने सभी साथियों को एक अंतिम भाषण में कहा, ये वो क्षण है जहां इतिहास और वर्तमान मिलते हैं। अगर हम सफल होते हैं तो ये मिशन एक मिसाल बनेगा, और अगर हम असफल भी होते हैं तो कम से कम दुनिया जान जाएगी कि भारत अपने सैनिकों की शहादत का उत्तर देना जानता है। इस प्रेरणादायक संकल्प के साथ पूरी टीम ने अंतिम तैयारी की और कश्मीर की सीमा की ओर बढ़ना शुरू किया। उनका लक्ष्य केवल आतंक के अड्डों को नष्ट करना नहीं था, बल्कि भारत की अस्मिता को पुनः स्थापित करना भी था। भारतीय सेना की विशेष टीम अब कश्मीर पहुंच चुकी थी। वहां पहुंचने पर सबसे पहले उन्हें स्थानीय परिस्थितियों को समझना था। मौसम, मौसम, भूगोल, पाकिस्तानी चौकियों की स्थिति और गश्त के समय। कश्मीर की घाटियां अब तक की सबसे चुनौतीपूर्ण भौगोलिक स्थिति प्रस्तुत करती थीं। बर्फ से ढके पहाड़, खतरनाक रास्ते और हर मोड़ पर छिपा खतरा। सैनिकों को हर क्षण सतर्क रहना होता। मेजर विहान ने अपनी टीम को 3 समूहों में विभाजित किया। हर समूह का एक विशिष्ट लक्ष्य था। पहला लक्ष्य था टारगेट ए आतंकवादी शिविर, जो उरी हमले में शामिल प्रमुख गुट जैश-ए-मोहम्मद का था। दूसरा टारगेट था टारगेट बी, हथियारों और गोला बारूद का अड्डा, जो सीधे पाकिस्तान की सैन्य सहायता से चलता था। तीसरा टारगेट था टारगेट सी, आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर, जहां नए आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता था। हर समूह के पास एक विशेष ऑपरेशनल लीडर था, जो अपने जवानों के साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार था। सभी को स्पष्ट निर्देश थे, बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए, केवल आतंकियों और उनके ठिकानों को नष्ट करना है। यह मिशन जितना सामरिक था, उतना ही नैतिक भी था। खुफिया रिपोर्टों से यह भी पता चला था कि कुछ पाकिस्तानी सेना के अफसर इन शिविरों में नियमित आते हैं और सलाह देते हैं। यदि इनमें से कोई उपस्थित हुआ तो भारत के पास यह साबित करने का सुनहरा अवसर था कि पाकिस्तान आतंकवाद में प्रत्यक्ष भागीदार है।
टीम के सभी सदस्य युद्ध स्तर की स्थिति में थे। रेडियो संचार न्यूनतम था। अकनी कदिदुई कामस था, क्योंकि दुश्मन की निगरानी प्रणाली बहुत सक्रिय थी। सैनिक इशारों और कोडिंग से संवाद करते थे। जीपीएस आधारित लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का उपयोग अत्यंत गोपनीयता से किया गया। सैन्य अभियानों से पहले एक विशेष दिन तय किया गया, पूर्णिमा की रात, क्योंकि उस रात प्रकाश थोड़ा अधिक होता और सैनिकों को बेहतर नेविगेशन में मदद मिलती। लेकिन साथ ही जोखिम भी अधिक था कि दुश्मन कुछ देख सके। फिर भी विहान ने निर्णय लिया कि यही वह समय है जब ऑपरेशन को अंजाम देना सबसे उपयुक्त होगा। मेजर विहान ने ऑपरेशन से एक रात पहले अंतिम बैठक ली। हर टीम लीडर ने अपने कार्य की संपूर्ण जानकारी दी, रणनीति साझा की गई और हर संभावित आपात स्थिति का समाधान तय किया गया। इसी दौरान एक और चुनौती सामने आई, एक स्थानीय मार्गदर्शक पासुगादा पुलन चक्का, जो टीम को पीओके की ओर ले जाने वाला था, बचा अचानक लापता हो गया। इस स्थिति में मिशन को स्थगित करने की चर्चा उठी, लेकिन मेजर विहान ने तुरंत वैकल्पिक योजना बी को सक्रिय किया, जिसमें एक खुफिया एजेंसी का प्रशिक्षित एजेंट जो वर्षों से कश्मीर में कार्यरत था, मादेश जैसा मार्गदर्शन के लिए तैयार था। टीम को पीओके में प्रवेश करने के लिए दो मार्गों का उपयोग करना था, एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे से और दूसरा नदी के साथ बहती सीमा रेखा के माध्यम से। दोनों मार्ग जोखिम भरे थे, लेकिन सैनिकों का आत्मविश्वास अडिग था। हर सैनिक को पता था कि वह इतिहास रचने जा रहा है। इस भाग में यह भी बताया गया कि पाकिस्तानी सेना को भारतीय गतिविधियों की आंशिक भनक लगने लगी थी। सीमा पर उनकी चौकसी बढ़ चुकी थी, रडार और निगरानी में वृद्धि की गई थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि भारत इस बार केवल जवाब नहीं देगा, बल्कि जड़ पर वार करेगा। भारतीय सेना की टीम रात होते ही अपने अपने मार्गों पर निकल पड़ी। उनकी सांसें भारी थीं, लेकिन दिलों में जुनून था। हथियारों की चमक नहीं थी, बल्कि आंखों की चमक बता रही थी कि वे क्या करने जा रहे हैं। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन लक्ष्य भी उतना ही स्पष्ट था। इस सन्नाटे में वे चल रहे थे, चांद की रोशनी में छाया बनकर राष्ट्र का गौरव लिए। भारतीय सेना की विशेष टीम अब पूरी तरह से तैयार थी। मनोबल ऊंचा था और आंखों में एक अडिग लक्ष्य की स्पष्टता थी। जैसे जैसे वे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की ओर बढ़ते गए, हर सैनिक के भीतर राष्ट्र प्रेम की आग और न्याय की तड़प थी। यह वह क्षण था जहां भावना, वीरता और रणनीति एक हो चुके थे। रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा और घना अंधकार फैला हुआ था। भारतीय सैनिकों ने दो अलग अलग मार्गों से घुसपैठ की प्रक्रिया शुरू की। पहला समूह पहाड़ों के कठिन मार्ग से आगे बढ़ा, जबकि दूसरा समूह एक संकीर्ण नदी घाटी से होते हुए लक्ष्य की दिशा में बढ़ा। दोनों मार्ग अत्यधिक जोखिम भरे थे। बर्फबारी, तीव्र ठंड और दुश्मन के गश्ती दस्ते किसी भी क्षण बाधा बन सकते थे। टीम ने कई घंटे तक दुर्गम मार्गों को पार किया। सैनिकों के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन उनका प्रशिक्षण उन्हें संबल दे रहा था। हर मिनट जैसे एक युद्ध के मैदान का हिस्सा था, जहां हर कदम पर मृत्यु की आहट थी, लेकिन पीछे मुड़ना कोई विकल्प नहीं था। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा पाकिस्तान की संचार प्रणाली को निष्क्रिय करने के प्रयास किए गए। उन्हें सफलता भी मिली और सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित निगरानी केंद्रों को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया गया। इसका लाभ यह हुआ कि भारतीय सैनिकों की स्थिति को दुश्मन ट्रैक नहीं कर सका। यह रणनीतिक सफलता ऑपरेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। पीओके के अंदर प्रवेश करने के बाद भारतीय विशेष बलों ने प्रत्येक टारगेट की स्थिति की पुष्टि की। पहले टारगेट पर आतंकवादी शिविर की गतिविधियां जारी थीं। शिविर में बड़ी संख्या में आतंकी मौजूद थे। यहां से उरी हमले के लिए आतंकियों को भेजा गया था। इस स्थान पर हथियारों का भंडारण भी किया गया था। टीम ने गुप्त रूप से अपने हथियारों को स्थिति में रखा। एक विशेष तकनीक के माध्यम से
उन्होंने विस्फोटकों की योजना तैयार की ताकि अधिकतम क्षति पहुंचाई जा सके और आतंकियों को बाहर निकलने का मौका न मिले। हर समूह के पास अपने अपने लक्ष्य को ध्वस्त करने की स्पष्ट योजना थी। दूसरे टारगेट पर एक छोटा लेकिन अत्यधिक संरक्षित केंद्र था, जहां उच्च प्रशिक्षित आतंकी और उनके प्रशिक्षक मौजूद थे। यह वह स्थान था जहां पाकिस्तानी सेना के अधिकारी भी नियमित रूप से आते थे। निगरानी अत्यधिक सख्त थी और थोड़ी सी गलती से मिशन विफल हो सकता था। फिर भी टीम ने शांतिपूर्वक अपनी स्थिति ली और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखा। तीसरा टारगेट सबसे जोखिमपूर्ण था। यह ट्रेनिंग कैंप पहाड़ी की ढलान पर स्थित था, जहां तक पहुंचने के लिए सैनिकों को अत्यंत सतर्क रहना पड़ा। वहां आतंकी रोजाना अभ्यास करते थे और हथियारों का प्रशिक्षण लिया करते थे। यह केंद्र आतंकवाद की रीढ़ माना जाता था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। भारतीय टीमों ने रेडियो सिग्नलों के माध्यम से आपस में संचार किया। जैसे ही अंतिम सिग्नल मिला, सभी टीमों ने एक साथ अपने अपने टारगेट पर कार्रवाई शुरू की। यह समन्वय इतना उत्कृष्ट था कि दुश्मन को कुछ समझने का समय ही नहीं मिला। आतंकी शिविरों में विस्फोटकों की गूंज सुनाई दी। आतंकियों में अफरा तफरी मच गई। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही चारों ओर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। भारतीय सैनिकों ने सटीक निशाना साधते हुए हर संभावित खतरे को समाप्त करना शुरू किया। कई आतंकी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टीमों ने चारों ओर घेरा डाल रखा था। हर सैनिक का एक ही उद्देश्य था, आतंकवाद को उसकी जड़ से नष्ट करना। कई आतंकियों ने आत्मसमर्पण की कोशिश की, लेकिन उनकी नीयत साफ नहीं थी। टीमों ने सतर्कता बरती और हर संभावित धोखे से बचते हुए सभी को निष्क्रिय किया। हर टारगेट पर निर्धारित समय से पहले ही मिशन सफल हो चुका था। सबसे उल्लेखनीय बात यह रही कि किसी भी नागरिक को कोई क्षति नहीं हुई और कोई भारतीय सैनिक हताहत नहीं हुआ। इस ऑपरेशन की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारत अब केवल कूटनीतिक स्तर पर नहीं, सामरिक स्तर पर भी वैश्विक मानचित्र पर अपनी उपस्थिति को दृढ़ता से स्थापित करने में सक्षम है। स्ट्राइक पूरी होते ही टीमों ने तुरंत वापसी का मार्ग अपनाया। वे उसी मार्ग से लौटने लगे जहां से आए थे। लौटते समय सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दुश्मन अब जाग चुका था और सीमा पर अलर्ट घोषित किया जा चुका था। लेकिन भारतीय टीमों ने अपनी चतुराई और रणनीतिक कुशलता से सभी बाधाओं को पार किया और सफलता के साथ भारत की सीमा में लौट आई। भारत ने जब अपने इतिहास के पन्नों पर उरी और बालाकोट जैसे अभियानों को दर्ज किया, तब राष्ट्र की आत्मा में नया तेज जागा। इस ऊर्जा ने केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहकर समाज के हर क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार किया। भारत अब केवल सैन्य रणनीति में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय रणनीति में अग्रणी बनता गया। शिक्षा, तकनीक, आंतरिक सुरक्षा, संस्कृति और वैश्विक नेतृत्व में उसकी उपस्थिति निर्णायक और दिशादर्शी होती चली गई। राष्ट्रात्मक नागरिक अभियान की शुरुआत से हर नागरिक को देश की सुरक्षा, अखंडता और संवैधानिक मूल्य की रक्षा का सहभागी बनाया गया। देश के हर स्कूल और कॉलेज में राष्ट्र शिक्षण केंद्र बनाए गए, जो युवा मनों में नेतृत्व, कर्तव्य बोध और समस्या समाधान की भावना उत्पन्न करते। यहाँ वे केवल देश के बारे में पढ़ते नहीं थे, बल्कि उसके लिए योजनाएं बनाते, प्रोजेक्ट्स करते और सामाजिक समाधान खोजते। स्मार्ट सैन्य नागरिक एकीकृत जोन विकसित किए गए, जो सीमावर्ती क्षेत्रों, संवेदनशील जिलों और शहरी सुरक्षा बिंदुओं को एकीकृत रूप से प्रबंधित करते थे। इन जोन में सेना, पुलिस, नगर प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा और नागरिक समाज के प्रतिनिधि मिलकर सुरक्षा, शिक्षा, आपदा प्रबंधन, सामाजिक स्थिरता और विकास योजनाओं को लागू करते थे। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सर्वदृष्टि अभियान लागू किया गया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य की राजधानियों में एक केंद्रीय समन्वय वॉर रूम बनाया गया था, जो राज्य पुलिस, खुफिया एजेंसियों, सीमा सुरक्षा बल और डिजिटल निगरानी प्रणाली के बीच सीधा संपर्क सुनिश्चित करता था। इससे आतंकवादी नेटवर्क, नक्सल समर्थन प्रणाली, विदेशी फंडिंग और सांप्रदायिक हिंसा की आशंका पर त्वरित और समन्वित कार्रवाई की जा सकती थी। ड्रोन, सैटेलाइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल निगरानी तंत्र को सामूहिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा गया। भारत ने अपनी रक्षा साइबर कमांड, डिफेंस साइबर कमांड को देश की समस्त रणनीतिक संरचनाओं से जोड़ दिया, जिससे सैन्य, आर्थिक, प्रशासनिक और नागरिक संस्थाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकी।
रक्षा क्षेत्र में स्टील्थ इंडिया मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य ऐसे यंत्र और रणनीति विकसित करना था जो दुश्मन की पकड़ से परे हो। इसमें क्लोकिंग तकनीक, अनदेखी संचार प्रणाली, पर्सनल एआई असिस्टेड कमांड सिस्टम और माइक्रोस्पेस वेपन टेक्नोलॉजी शामिल थी। इन तकनीकों को भारत ने पूर्णतः स्वदेशी और सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स पर विकसित किया। भारत की अर्थव्यवस्था में रक्षा उत्पादन की भूमिका भी निर्णायक बनी। स्वदेशी रक्षा उत्पादन कॉरिडोर देश के 12 राज्यों में स्थापित किए गए, जहां एमएसएमईज और बड़े रक्षा उद्यम मिलकर वैश्विक निर्यात के लिए उच्च गुणवत्ता वाले हथियार, रडार, यूनिफॉर्म, सर्वेलांस सिस्टम और सैन्य सॉफ्टवेयर का उत्पादन करते। अब भारत केवल आयातक नहीं बल्कि वैश्विक रक्षा निर्यातक बन गया था। भारतीय वैश्विक नीति परिषद की स्थापना से देश की विदेश नीति को व्यावहारिक और नवाचारपूर्ण दृष्टिकोण मिला। भारत ने दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और मध्य एशिया के देशों के साथ सामरिक विकास समझौते किए, जिसमें रक्षा सहयोग, आतंकवाद विरोधी अभियान, साइबर डेटा साझाकरण और संयुक्त मानव सहायता मिशन शामिल थे। कूटनीतिक मंचों पर भारत ने संवेदनशील राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, जो यह दर्शाता था कि राष्ट्र प्रेम केवल सैनिक सीमा तक सीमित नहीं बल्कि नागरिक सहभागिता, तकनीकी नवाचार, पर्यावरण रक्षा और सामाजिक समरसता तक विस्तृत है। यह विचारधारा धीरे धीरे दुनिया के कई देशों द्वारा स्वीकार की गई। शांति स्थापना अभियानों में भारत की भागीदारी वैश्विक उदाहरण बन गई। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी यूनियन और एससीओ के अंतर्गत 50 से अधिक देशों में नागरिक पुनर्वास, पोस्ट वार रिलीफ, शिक्षा और चिकित्सा सहायता के कार्य किए। भारतीय सेना की मानवता ब्रिगेड अब संघर्ष क्षेत्रों में केवल बंदूक नहीं बल्कि विश्वास लेकर जाती थी। भारतीय साहित्य और पत्रकारिता ने भी देश को जोड़ने और सजग करने में भूमिका निभाई। भारत संवाद कार्यक्रम के अंतर्गत हर राज्य में सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक संगोष्ठी, जनजातीय इतिहास, महिला नायिकाओं की कहानियां और बालवीरों के योगदान को एकत्रित कर पूरे देश में प्रसारित किया गया। इससे एक साझा राष्ट्रीय स्मृति का निर्माण हुआ, जो विविधता में एकता को मजबूत करता था। नई पीढ़ी के लिए भारत युवा दर्शन योजना प्रारंभ की गई, जिसमें विद्यार्थियों को शहीदों के परिवारों, सीमा पर तैनात जवानों, रक्षा वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और तकनीकी नवाचारियों से संवाद कराया जाता था। इससे युवाओं में सेवा की भावना, करुणा और नवाचार का समन्वय उत्पन्न होता था। देश की न्याय प्रणाली को भी तेज और जवाबदेह बनाने हेतु डिजिटल सुरक्षा न्याय मंच बनाए गए, जहां देशद्रोह, आतंकवाद, देश विरोधी फंडिंग और साइबर अपराधों पर त्वरित सुनवाई होती। यह मंच रक्षा विशेषज्ञों, न्यायाधीशों और तकनीकी विशेषज्ञों का समन्वित निकाय था। भारत की राजनीतिक संस्कृति में भी परिवर्तन आया। अब चुनावी घोषणा पत्रों में रक्षा नीति, आतंरिक सुरक्षा, साइबर संरचना और वैश्विक कूटनीति को प्रमुख स्थान मिलने लगा। जनप्रतिनिधि राष्ट्र सुरक्षा के लिए उत्तरदायी माने जाने लगे और जनता भी नीति निर्माण में सजग और सूचनापरक भागीदार बन गई। राष्ट्रीय पर्व अब केवल सरकारी आयोजनों तक सीमित नहीं रहे। हर गांव, हर मोहल्ला, हर स्कूल और हर नागरिक संस्थान ने उन्हें अपना जिम्मा समझा। झंडा फहराने से लेकर संविधान पाठ, जनगीत गायन, रक्तदान, महिला जागरूकता और पर्यावरण शुद्ध तक ये पर्व जन चेतना के उत्सव बन गए। देश की राजधानी में राष्ट्रीय वीरता स्मारक केंद्र बनाया गया, जो शहीदों, युद्धों, रक्षा अभियानों, कूटनीतिक सफलताओं और जनभागीदारी की गाथाओं को संग्रहित करता है। यह केवल एक संग्रहालय नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब बन गया, जहां आने वाला प्रत्येक नागरिक स्वयं को उस संघर्ष का हिस्सा महसूस करता था जिसने भारत को एक सशक्त राष्ट्र बनाया। भारत ने अपनी चेतना, तकनीक, मानवता और नीति को एक सूत्र में पिरोकर ऐसा भविष्य रचा जहां न केवल सुरक्षा सुनिश्चित थी, बल्कि प्रत्येक नागरिक में गौरव, आत्मनिर्भरता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, परंतु इसकी दिशा स्पष्ट है। राष्ट्र निर्माण केवल शासन का कर्तव्य नहीं, पूरे समाज की जागरूक भागीदारी से संभव होता है। भारत यही संदेश देता है,
चेतन राष्ट्र ही विजयी राष्ट्र होता है। भारतीय सेना की टीम सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर सुरक्षित लौट चुकी थी कि लेकिन यह युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जा रहा था, यह एक कूटनीतिक, मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक मोर्चा भी था। सेना की वापसी के साथ ही देश में हलचल शुरू हो गई थी। लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। सेना और सरकार के उच्च अधिकारियों के बीच तुरंत एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में ऑपरेशन के हर चरण की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। मेजर विहान और उनकी टीम की बहादुरी, सटीक योजना और जिम्मेदारी का विवरण दिया गया। खुफिया एजेंसियों ने प्रमाण प्रस्तुत किए कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में मारे गए आतंकी उरी हमले में शामिल थे और उनके पास से बरामद दस्तावेज और हथियार पाकिस्तान से आए थे। अब अगला बड़ा निर्णय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को लेना था। क्या इस सर्जिकल स्ट्राइक की जानकारी सार्वजनिक की जाए? यदि हाँ, तो समय, स्वरूप और कूटनीतिक प्रभावों का आकलन आवश्यक था। यदि इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक प्रकार से प्रस्तुत किया जाता तो यह भारत के लिए एक निर्णायक कूटनीतिक विजय बन सकती थी। दूसरी ओर पाकिस्तान अब तक इस हमले को नकारने की मुद्रा में था। उनकी सेना और सरकार के प्रवक्ता किसी भी तरह के भारतीय ऑपरेशन को पूरी तरह खारिज कर रहे थे। उनके अनुसार यह भारत का प्रचार युद्ध था, लेकिन भारत के पास सबूत थे, ड्रोन फुटेज, उपग्रह चित्र, रेडियो ट्रैफिक रिकॉर्ड और जिंदा पकड़े गए कुछ आतंकी। भारतीय सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पहले अवगत कराया जाए। विदेश मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, फ्रांस और अन्य प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। मीडिया में भी एक नियोजित तरीके से बयान जारी करने की योजना बनी। प्रधानमंत्री ने देश के नाम एक संदेश तैयार कराया। संदेश की भाषा संतुलित थी, यह आक्रामक नहीं थी, लेकिन दृढ़ता से यह दर्शाती थी कि भारत अब आतंकवाद के विरुद्ध केवल कागजी निंदा नहीं करेगा, बल्कि ठोस कार्रवाई करेगा। इस संदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह ऑपरेशन केवल आत्मरक्षा और न्याय के लिए था, न कि किसी देश पर आक्रमण के उद्देश्य से। संदेश के प्रसारण के बाद पूरे देश में एक लहर दौड़ गई। भारतीय नागरिकों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी सेना ने आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मारा है। यह केवल सैन्य विजय नहीं थी, यह आत्मसम्मान की वापसी थी। सेना के प्रति सम्मान, सैनिकों के परिवारों के प्रति कृतज्ञता और देश के नेतृत्व के प्रति विश्वास में जबरदस्त वृद्धि हुई। सोशल मीडिया, समाचार चैनल और आम जनमानस में उरी का बदला एक गर्व और प्रेरणा का प्रतीक बन गया। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति असहज हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब उससे सवाल पूछने लगा था कि यदि भारत के पास इतने पक्के सबूत हैं, तो पाकिस्तान इन गतिविधियों में लिप्त क्यों है? पाकिस्तान को अपनी सीमाओं में आतंकवाद के नेटवर्क को लेकर स्पष्टीकरण देना पड़ रहा था। भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह स्पष्ट किया कि यह कोई युद्ध नहीं था, बल्कि आत्मरक्षा का संवैधानिक अधिकार था। इस पहल का वैश्विक स्तर पर स्वागत हुआ। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी। अब भारत में एक और प्रक्रिया शुरू हुई सैनिकों को सम्मानित करने की। मेजर विहान और उनकी पूरी टीम को विशेष सैन्य सम्मान देने की घोषणा हुई। राष्ट्रीय स्तर पर परेडों, सभाओं और पुरस्कारों के कार्यक्रम तय किए गए। वहीं खुफिया एजेंसियां अब पाकिस्तान की अगली प्रतिक्रिया पर नजर रखने लगीं। यह आशंका बनी हुई थी कि पाकिस्तान इसका बदला लेने के लिए कोई अप्रत्यक्ष या आतंकवादी हमला न कर दे। सीमा पर चौकसी और बढ़ा दी गई थी। सेना की तैयारियां जारी रहीं। भारतीय सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता को देश की सुरक्षा नीति में एक नया अध्याय कहा। यह स्पष्ट किया गया कि अब भारत की नीति रोकथाम, डिटरेंस पर आधारित होगी, जिसमें यदि कोई देश भारत के खिलाफ आतंक का समर्थन करता है तो भारत उसे जवाब देने के लिए स्वतंत्र होगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बात हुई। दुनिया के कई छोटे देश जो वर्षों से आतंकवाद से पीड़ित थे, उन्होंने भारत की रणनीति को सराहा और सीखने की इच्छा व्यक्त की। यह भारत के वैश्विक कद को भी मजबूत करने वाला क्षण था। मिशन के बाद मेजर विहान को कुछ समय के लिए विश्राम के लिए भेजा गया। उन्होंने इस समय का उपयोग न केवल अपने परिवार के साथ बिताने में किया, बल्कि सेना के जवानों को प्रेरित करने के लिए एक नई रणनीति और प्रशिक्षण प्रणाली पर भी काम शुरू किया। सर्जिकल स्ट्राइक की सफलता के बाद भारत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में इसका प्रभाव बिल्कुल विपरीत रहा।
वहां की सरकार और सेना पर जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने लगा। देश के भीतर के हालात तनावपूर्ण हो उठे। विपक्षी दलों और मीडिया ने सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया कि आखिर कैसे भारत उनके क्षेत्र में घुसकर आतंकवादियों को मार सकता है और उन्हें इसकी खबर तक नहीं लगती। पाकिस्तानी सेना की साख पर सवाल उठाए जाने लगे। कुछ मीडिया संस्थानों ने यह तक कहा कि सेना या तो मिलीभगत में शामिल थी या उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह असफल हो चुकी थी। सेना ने शुरुआत में इस हमले को नकारा, लेकिन जैसे जैसे भारत की ओर से साक्ष्य सामने आते गए, ड्रोन वीडियो, उपग्रह चित्र और रेडियो संवाद, पाकिस्तान की स्थिति असहज होती गई। इस परिस्थिति में पाकिस्तान ने दोहरी रणनीति अपनाई। एक ओर वह वैश्विक मंच पर सर्जिकल स्ट्राइक को झूठा बताता रहा और दूसरी ओर गुप्त रूप से आतंकवादी संगठनों से यह जानने में लग गया कि भारत की टीम इतनी सटीक जानकारी के साथ कैसे हमला कर सकी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने अंदरूनी नेटवर्क को खंगालना शुरू किया, यह सोचकर कि कहीं कोई भारतीय एजेंसी का घुसपैठिया तो नहीं है। इस दौरान कई बेगुनाहों को पकड़ा गया और कई आतंकवादी गुटों के बीच अविश्वास पैदा हुआ। दूसरी ओर भारत ने इस घटना को वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस ऑपरेशन का जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद का मुकाबला केवल शब्दों से नहीं, कार्रवाई से होता है। इस बयान को कई देशों ने समर्थन दिया। अमेरिका और फ्रांस ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के कदम की सराहना की। रूस ने भी भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को सही ठहराया। चीन, जो हमेशा पाकिस्तान का समर्थन करता था, उसने भी इस बार संतुलित बयान दिया, जिससे यह संकेत मिला कि भारत का कूटनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है। भारतीय मीडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद की परिस्थितियों पर विस्तृत रिपोर्टिंग की। विभिन्न चैनलों ने विश्लेषण प्रस्तुत किए कि कैसे सेना ने इतनी सटीकता से ऑपरेशन को अंजाम दिया, किस तकनीक का प्रयोग हुआ और कैसे भारत की नई नीति सक्रिय प्रतिशोध, एक्टिव रिटेलिएशन पर आधारित हो गई है। सरकारी स्तर पर इस ऑपरेशन को एक नीति दस्तावेज के रूप में सेना के प्रशिक्षण में शामिल किया गया। भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए। इसमें ड्रोन, रडार अवॉइडेंस, नाइट विजन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आदि तकनीकों का गहन अध्ययन कराया गया। सेना प्रमुख ने एक विशेष भाषण में कहा कि यह केवल एक जवाबी हमला नहीं था, यह हमारे शौर्य की पुनर्परिभाषा है। इस बयान ने पूरे देश में गर्व की लहर दौड़ा दी। पाकिस्तान के आतंरिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे थे। वहां की आर्थिक स्थिति पहले से ही नाजुक थी और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण विदेशी निवेश भी प्रभावित हो रहा था। कई देश पाकिस्तान को आतंकवाद के प्रति नरमी के लिए आर्थिक सहायता रोकने की चेतावनी देने लगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का निर्णय लिया और यह चेतावनी दी कि यदि पाकिस्तान अपनी भूमि पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। यह पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों के लिए एक गंभीर झटका था। वहीं भारत ने इस समय का उपयोग अपने सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने में किया। उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सीमावर्ती क्षेत्रों में नई चौकियां बनाई गईं। सीमा पर स्मार्ट निगरानी प्रणाली लागू की गई, जिसमें थर्मल सेंसर, मोशन डिटेक्टर और AI आधारित सॉफ्टवेयर शामिल थे। देश में युवाओं में सेना के प्रति उत्साह बढ़ा। कई युवाओं ने NDA, CDS और अन्य सैन्य परीक्षाओं में आवेदन करना शुरू किया। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में विशेष लेक्चर रखे गए, जहां सेना के अधिकारी छात्रों को प्रेरित करने आए। इस ऑपरेशन ने एक सांस्कृतिक लहर भी पैदा की। कई कवि, लेखक और फिल्मकारों ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को केंद्र में रखकर नई रचनाएं तैयार की। देशभक्ति की भावना अब केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही, वह जीवन के हर क्षेत्र में महसूस की जाने लगी। लेकिन यह सब एक कीमत के साथ आता है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली कि पाकिस्तान अब प्रतिशोध के रूप में किसी बड़े आतंकी हमले की योजना बना सकता है। देश भर में अलर्ट जारी किया गया। हर प्रमुख शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सेना, पुलिस और खुफिया एजेंसियां अब सक्रिय हो गईं। सर्जिकल स्ट्राइक के कुछ हफ्तों बाद ही भारत की खुफिया एजेंसियों को विभिन्न संकेत मिलने लगे कि पाकिस्तान स्थित आतंकी गुट किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट घोषित कर दिया।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और रक्षा मंत्रालय ने तुरंत एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें तीनों सेनाओं, खुफिया एजेंसियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में स्पष्ट किया गया कि भारत अब रक्षात्मक रणनीति के बजाय सक्रिय निगरानी और रोकथाम की नीति अपनाएगा। इस रणनीति के तहत सभी प्रमुख शहरों में उच्चतम श्रेणी की निगरानी व्यवस्था लागू की गई। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी भवन, सेना छावनी और मंदिरों तक विशेष सुरक्षा घेरा बनाया गया। शहरों में एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की टीमों को सतर्क रखा गया। इस दौरान भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त की। पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में एक नया आतंकी शिविर सक्रिय किया गया है, जहां आत्मघाती हमलावरों को भारत में प्रवेश के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। इस सूचना को बेहद गंभीर माना गया और तुरंत आईबी, सौर पाउंड इंटेलिजेंस ब्यूरो और सेना के एमआई मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट्स के साथ साझा किया गया। भारत सरकार ने कूटनीतिक स्तर पर भी दबाव बढ़ाना शुरू किया। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ को विशेष रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क की वर्तमान गतिविधियों और उनकी योजनाओं का विस्तृत विवरण था। प्रधानमंत्री ने फिर एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया कि हर नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है और यदि दुश्मन देश फिर से किसी आतंकी कार्रवाई का सहारा लेता है, भारत को पूरी स्वतंत्रता है कि वह निर्णायक कार्यवाही करे। देश के भीतर राजनीतिक स्तर पर भी एकजुटता देखने को मिली। विपक्षी दलों ने सरकार की सुरक्षा रणनीति को समर्थन दिया और कहा कि आतंकवाद पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मीडिया में भी इस एकता का समर्थन किया गया। इस बीच सेना के विभिन्न कमांड सेक्टर में सक्रिय प्रशिक्षण शुरू हो गया। जवानों को नए खतरों से निपटने के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई। इसमें सीबीआरएन, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर खतरे, साइबर आतंकवाद और ड्रोन हमलों से निपटने की तकनीकें शामिल थीं। भारतीय सेना ने 100 करोड़ और लाइन ऑफ कंट्रोल पर गश्त बढ़ा दी थी। ड्रोन निगरानी बढ़ाई गई और नाइट विजन कैमरों की संख्या दोगुनी कर दी गई। सेना प्रमुख ने एक बयान में कहा कि भारत अब केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं रहेगा, हम पहले कदम उठाने में विश्वास रखते हैं। भारत के आम नागरिकों ने भी इस चुनौती का गंभीरता से जवाब देना शुरू किया। कई नागरिक सुरक्षा समितियां बनाई गईं, जिनमें स्थानीय नागरिक, पुलिस और समाज सेवी शामिल हुए। शहरों में सामुदायिक सतर्कता कार्यक्रम शुरू किए गए, जहां नागरिक संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देते। साथ ही भारत के स्कूलों और कॉलेजों में भी इस विषय पर संवाद शुरू हुआ। छात्रों को सुरक्षा, जागरूकता और आपदा प्रबंधन की शिक्षा दी जाने लगी। सेना के सेवानिवृत्त अधिकारियों ने विभिन्न संस्थानों में जाकर व्याख्यान दिए, जिससे युवाओं में सजगता बढ़ी। भारत ने डिजिटल स्तर पर भी रणनीतिक बढ़त लेनी शुरू की। CERTN, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और DRDO की साइबर सुरक्षा शाखा ने मिलकर प्रोजेक्ट कवच की शुरुआत की, जिसके तहत देश के प्रमुख डेटा केंद्रों, रक्षा नेटवर्क, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और रेलवे सिस्टम को साइबर हमलों से सुरक्षित किया गया। पाकिस्तान के भीतर इस सबका असर दिखने लगा था। वहां के आतंकी गुटों के बीच मतभेद बढ़ने लगे। ISI के समर्थन को लेकर भी कई आतंकी संगठनों में अविश्वास का माहौल बनने लगा। इससे कई छोटे संगठन विघटित हो गए। लेकिन भारत के लिए असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि एक ऐसा हमला होने वाला था जो फिर से देश की आत्मा को झकझोर देगा और जिसमें भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एक और निर्णायक परीक्षा देनी होगी। भारत की तमाम सावधानियों और निगरानियों के बावजूद एक दिन ऐसी खबर आती है जिसने पूरे देश को फिर से शोक और गुस्से में डुबो दिया। पुलवामा में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के काफिले पर आत्मघाती हमला हुआ। इस हमले में दर्जनों जवान शहीद हुए। यह हमला न केवल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल था, बल्कि भारत की आत्मा पर एक और आघात था। हमला एक विस्फोटक से भरी गाड़ी द्वारा किया गया था, जो अचानक काफिले में आकर टकरा गई। यह हमला इतना भयावह था कि कुछ सेकंड में ही आसपास का इलाका मलबे में तब्दील हो गया। तुरंत ही इस हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इस हमले के बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। हर घर, हर गांव में इस हमले की निंदा की गई। शहीदों के परिवारों को पूरा देश अपने आंसुओं से श्रद्धांजलि दे रहा था। इस घटना ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
और सेना प्रमुख को पुनः एक रणनीतिक जवाब देने को प्रेरित किया। तुरंत ही एक उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई गई। इस बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक बड़ा संदेश देना आवश्यक है, ऐसा संदेश जो भारत की नई नीति को विश्व के सामने फिर से स्पष्ट करे। भारतीय वायुसेना को इस बार कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई। मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन बंदर। इसका उद्देश्य था पाकिस्तान के बालाकोट क्षेत्र में स्थित आतंकी शिविरों को निशाना बनाना, जहां आत्मघाती हमलावरों को प्रशिक्षित किया जाता था। मिशन की योजना पूरी गोपनीयता के साथ तैयार की गई। वायुसेना के चुने हुए पायलटों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया और लक्ष्य की सटीक जानकारी उपग्रह चित्रों और खुफिया सूत्रों से प्राप्त की गई। कार्रवाई के दिन भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने आधी रात के बाद नियंत्रण रेखा पार की और बालाकोट में स्थित आतंकी अड्डों पर प्रहार किया। बमबारी इतनी सटीक थी कि आतंकी ठिकाने पूरी तरह ध्वस्त हो गए। इस हमले में कई प्रशिक्षक, आतंकी और प्रशिक्षु मारे गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस कार्रवाई में किसी भी नागरिक या सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे भारत की सैन्य नैतिकता और रणनीतिक क्षमता दोनों का प्रदर्शन हुआ। हमले के बाद भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दी और यह स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई केवल आत्मरक्षा और आतंकवाद के विरुद्ध थी, न कि पाकिस्तान के किसी नागरिक या सेना के विरुद्ध। विश्व समुदाय ने इस पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने भारत के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी। वहीं चीन और तुर्की जैसे देशों ने संयम बरतने की सलाह दी। पाकिस्तान ने शुरुआत में हमले से इनकार किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सैटेलाइट चित्रों ने सच्चाई उजागर कर दी। अब पाकिस्तान ने प्रतिक्रिया में अपने लड़ाकू विमान भेजे और एक भारतीय विमान को मार गिराया गया। पायलट अभिनंदन को पाकिस्तान ने बंदी बना लिया। भारत सरकार ने तुरंत कूटनीतिक प्रयास शुरू किए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और भारत की रणनीतिक तैयारी के बाद पाकिस्तान को 3 दिन के भीतर अभिनंदन को रिहा करना पड़ा। यह घटना न केवल भारत की सैन्य शक्ति का बल्कि उसके कूटनीतिक कौशल का भी प्रमाण बनी। अभिनंदन की वापसी पर देश में एक भावनात्मक उत्सव मनाया गया। उनके साहस, संयम और राष्ट्रभक्ति की कहानियां हर घर में गूंजने लगी। इस घटना ने पूरे भारत को फिर एकजुट कर दिया। सेना में भर्ती के लिए युवाओं का जोश कई गुना बढ़ गया। सरकार ने रक्षा क्षेत्र में नई नीतियां लागू की, जिनमें मेक इन इंडिया के तहत हथियार निर्माण, नई तकनीकों का विकास और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। डीआरडीओ ने अपने नए प्रोजेक्ट्स पर कार्य तेज कर दिया, जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल, एआई आधारित निगरानी प्रणाली और डिफेंस सैटेलाइट नेटवर्क। इसके अलावा सेना को स्वायत्त कार्यवाही की अधिक स्वतंत्रता दी गई, ताकि भविष्य में तात्कालिक प्रतिक्रिया संभव हो सके। इस भाग में भारत ने फिर से दुनिया को यह दिखाया कि यदि उसकी संप्रभुता और सैनिकों पर हमला होगा, तो जवाब निर्णायक और प्रभावशाली होगा। साथ ही यह संदेश भी स्पष्ट किया गया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन शांति की उसकी इच्छा को कमजोरी न समझा जाए। बालाकोट एयर स्ट्राइक और उसके बाद की घटनाओं ने भारत के भीतर न केवल सुरक्षा रणनीति को बल दिया, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सिद्धांतों में भी व्यापक बदलाव लाए। प्रधानमंत्री कार्यालय में एक विशेष समूह बनाया गया, जिसका उद्देश्य था दीर्घकालिक सुरक्षा नीति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्थिरता पर केंद्रित सुधार लाना। इस समूह ने देश की तीनों सेनाओं को भविष्य के युद्धों के स्वरूप पर आधारित रणनीतियां बनाने के लिए आमंत्रित किया। प्रमुख क्षेत्रों में डिजिटल युद्ध, साइबर हमले, ड्रोन तकनीक, एआई आधारित युद्ध नियंत्रण और अंतरिक्ष से निगरानी शामिल थे। भारतीय वायुसेना ने स्ट्रेटेजिक एयर डिफेंस नेटवर्क की योजना शुरू की, जो देश भर में हाइपरसोनिक मिसाइलों और इंटरसेप्टर सिस्टम से लैस था। इस नेटवर्क का उद्देश्य किसी भी हवाई खतरे का पूर्वानुमान और तत्काल निष्प्रभावीकरण था। डीआरडीओ ने इसके लिए एक विशेष उपग्रह सूर्य दृष्टि विकसित किया, जो सीमाओं की लगातार निगरानी करता। भारतीय नौसेना ने सागर सुरक्षा मिशन की शुरुआत की, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र की निगरानी और तटीय सुरक्षा को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया गया। इसके तहत समुद्री ड्रोन, अत्याधुनिक रडार प्रणाली और इलेक्ट्रॉनिक एयर युद्ध प्रणाली स्थापित की गई। साथ ही भारत सरकार ने तीनों सेनाओं के संयुक्त मुख्यालय की योजना बनाई, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति की गई। यह निर्णय बेहद ऐतिहासिक था, क्योंकि इससे सेना, वायुसेना
और नौसेना के बीच सामंजस्य और समन्वय में तेजी आई। भारत ने रक्षा निर्यात को भी बढ़ावा देना शुरू किया। HAL, BEL, BDL जैसी कंपनियों को नए उपकरणों के विकास और निर्माण के आदेश दिए गए। भारत ने श्रीलंका, वियतनाम, फिलीपींस और अफ्रीकी देशों को हथियार निर्यात किए। इससे भारत रक्षा उत्पादक देश की छवि बनाने लगा। शिक्षा नीति में बदलाव करते हुए स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय सुरक्षा, रणनीतिक अध्ययन और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल किया गया। सेना से सेवानिवृत्त हुए अधिकारी अब विश्वविद्यालयों में विशेष व्याख्यान देने लगे, जिससे युवा पीढ़ी राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित हुई। इसके अलावा मिशन भारत सुरक्षा नामक एक पब्लिक अवेयरनेस अभियान शुरू किया गया, जिसमें नागरिकों को आतंक विरोधी सतर्कता, साइबर खतरों की पहचान और आपदा प्रबंधन के बारे में जागरूक किया गया। इस अभियान में समाज सेवी, फिल्म कलाकार और खिलाड़ी भी शामिल हुए। देश की सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर को अभूतपूर्व गति दी गई। पुल, सुरंगें, एयर स्ट्रिप और बॉर्डर पोस्ट का निर्माण युद्ध स्तर पर हुआ। लद्दाख, अरुणाचल और राजस्थान की सीमाओं पर हाईवे और स्मार्ट निगरानी टावर बनाए गए, जो किसी भी घुसपैठ की सूचना तुरंत सेना को देते थे। इस दौरान भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपने प्रभाव को बढ़ाया। संयुक्त राष्ट्र, MON, SCO, ब्रिक्स और G20 जैसे समूहों में भारत ने आतंकवाद विरोधी प्रस्तावों का नेतृत्व किया। FATF में भारत की भूमिका निर्णायक रही, जिससे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया। पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक दबाव, आर्थिक संकट और वैश्विक अलगाव के कारण आतंकवादी संगठनों को मिलने वाला समर्थन कमजोर हुआ। पाकिस्तान में आतंरिक विद्रोह बढ़ने लगे और ISI का नियंत्रण कमजोर पड़ने लगा। भारत में युवा पीढ़ी अब सशक्त राष्ट्र के सपने को लेकर जागरूक हो गई थी। स्टार्टअप्स, रक्षा तकनीक, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में युवाओं का रुझान तेजी से बढ़ा। आखिरकार सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ यह सफर अब भारत को एक आत्मनिर्भर, शक्तिशाली और सशक्त राष्ट्र की दिशा में ले जा रहा था। लेकिन आने वाला समय अभी भी कई चुनौतियां लेकर आने वाला था। भारत में उरी और बालाकोट जैसी सैन्य सफलताओं के बाद केवल रक्षा नीतियों में ही नहीं, बल्कि जनमानस में भी व्यापक परिवर्तन शुरू हो गया था। ये केवल सैन्य अभियान नहीं थे, बल्कि राष्ट्र के आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और अखंडता की प्रतीक घटनाएं थीं। इन घटनाओं ने एक नई पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रेरित किया, जिसने देश के हर कोने में जागरूकता, प्रतिबद्धता और सेवा भाव की नई लहर पैदा कर दी। सरकार ने इस ऊर्जा का उपयोग करते हुए नव भारत निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें शिक्षा, तकनीकी नवाचार, ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक राष्ट्रीय सेवा केंद्र की स्थापना की गई, जो युवाओं को राष्ट्र सेवा, आपदा प्रबंधन, साइबर रक्षा और डिजिटल शिक्षा में प्रशिक्षण देता था। इस बीच भारत ने डिजिटल सुरक्षा संहिता लागू की, जो नागरिकों को व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा और साइबर आतंक से रक्षा पर केंद्रित था। NIA और रॉ ने संयुक्त रूप से एक नया डिजिटल कमांड सेंटर बनाया, जो देश भर के डेटा फ्लो की निगरानी करता था और खतरे की पहचान कर उसे तुरंत निष्क्रिय करने में सक्षम था। भारतीय मीडिया ने भी देशभक्ति और सामाजिक चेतना को अपने केंद्र में रखा। टीवी, रेडियो, वेब पोर्टल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाले कार्यक्रमों में नागरिक चेतना, शहीदों की गाथाएं और रक्षा नायकों की कहानियां सामने आने लगी। बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म्स ने भी सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में और सीरीज बनाकर देशभक्ति के भाव को प्रोत्साहित किया। शिक्षा क्षेत्र में भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर भारतीय ज्ञान मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के तहत वेद, योग, न्यायशास्त्र, खगोल विद्या, सैन्य नीति और अर्थशास्त्र जैसे विषय आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पुनः पढ़ाए जाने लगे। युवाओं में सैन्य अध्ययन, रणनीतिक नीति और आंतरिक सुरक्षा के प्रति गहरी रुचि उत्पन्न हुई। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों को सशक्त करने हेतु ग्राम सुरक्षा और समृद्धि अभियान शुरू किया गया, जिसमें सेना के सेवानिवृत्त जवानों को ग्राम रक्षा समिति में शामिल किया गया। वे न केवल सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाते थे, बल्कि युवाओं को सेना में भर्ती के लिए तैयार भी करते थे। इसके अतिरिक्त हर गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वच्छ जल,
और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र स्थापित किए गए। राष्ट्रीय सुरक्षा में नागरिक सहभागिता को मजबूत करने के लिए भारत प्रहरी ऐप विकसित किया गया, जहां नागरिक किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना सीधे गृह मंत्रालय को दे सकते थे। इसने आंतरिक सुरक्षा तंत्र को अधिक तेज और प्रभावशाली बना दिया। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में भारत रक्षा अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई, जिसमें IIT, IISc और DRDO जैसी संस्थाओं के विशेषज्ञ मिलकर भविष्य की रक्षा तकनीकों पर कार्य करते थे। इस परिषद के माध्यम से भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल, क्वांटम रडार और लेजर आधारित हथियार प्रणालियों का निर्माण आरंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने शांति, स्थिरता और विकास की नीति को आगे बढ़ाते हुए भारत मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें सैन्य शक्ति को केवल रक्षण हेतु उपयोग किया गया और अहिंसा आधारित सशक्त प्रतिकार को नया परिभाषा दी गई। भारत की कूटनीति में भी परिवर्तन देखा गया। अब वह केवल सहायता प्राप्त करने वाला देश नहीं था, बल्कि सहायता देने वाला, तकनीक साझा करने वाला और संकट में मित्र देशों को सहायता पहुंचाने वाला राष्ट्र बन गया था। चाहे श्रीलंका में आर्थिक संकट हो, अफगानिस्तान में मानवीय आपदा या अफ्रीकी देशों में तकनीकी सहायता, भारत अग्रणी बन चुका था। देश की युवा पीढ़ी अब केवल नौकरी तलाशने वाली नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माता बन चुकी थी। हर युवा अब अपने गांव व शहर और समाज के विकास के लिए नवाचार, उद्यमिता और सेवा का मार्ग अपनाने लगा था। सेना में भर्ती के लिए अब लाखों युवा स्वयं पहल करते, रक्षा प्रौद्योगिकी में स्टार्टअप शुरू करते और वैश्विक मंचों पर भारत की आवाज बनते। राष्ट्रीय त्योहारों और शहीद दिवसों का स्वरूप भी बदला। अब ये केवल औपचारिकताएं नहीं रहीं, बल्कि सामूहिक स्मरण, सामुदायिक सेवा और प्रेरणा का उत्सव बन चुके थे। हर विद्यालय, विश्वविद्यालय और कॉलोनी में इन दिनों विशेष आयोजन होते, जहां देशभक्तों की गाथाएं सुनाई जाती, युद्ध नायकों के परिवारों को सम्मानित किया जाता और युवाओं को राष्ट्र सेवा की शपथ दिलाई जाती। अंततः उरी और बालाकोट केवल सैन्य अभियानों के नाम नहीं रहे, वे एक युग परिवर्तन के प्रतीक बन गए, जहां भारत ने केवल आतंक के ठिकानों को ही नहीं बल्कि अपनी ऐतिहासिक निष्क्रियता और मौन प्रतिक्रिया को भी समाप्त कर दिया। इन घटनाओं ने राष्ट्र को चेतना, साहस और सामूहिक उद्देश्य से भर दिया। आज भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वह अपने गौरवशाली अतीत, समर्पित वर्तमान और उज्जवल भविष्य को एक सूत्र में बांधकर आगे बढ़ रहा है। यह राष्ट्र अब केवल सीमाओं की रक्षा करने वाला नहीं, उस शरीर का ही, बल्कि विचारों, आदर्शों और मानवता की रक्षा करने वाला बन चुका है। और यह सब संभव हो पाया उन वीरों के कारण, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें यह गर्व का अधिकार दिलाया। वे हमारे पथ प्रदर्शक हैं। जय हिंद।